हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर हिस्ट्री क्लास 6 का पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन, यानी कि इंपॉर्टेंट विलेजेस और बढ़ते शहर। तो अभी तक आपने बच्चों जो भी हिस्ट्री पढ़ी ना, उसमें हमने देखे पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफ़ी सारे हो रहे थे। हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, बट इस चैप्टर में कोई कहानी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको यूं ही बता देता हूँ, इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी कि भाई जब मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई और उसके बाद बहुत टाइम बाद लगभग 500 साल बाद गुप्त डायनेस्टी शुरू हुई, इस सब के बीच में भैया कल्चरल डेवलपमेंट क्या क्या हुए थे, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। लोगों ने कैसी नई जॉब्स करी थी, ये सब, ठीक है। तो इस चैप्टर को विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं, क्योंकि हम सारे ही हिस्ट्री के चैप्टर यूं ही 30-40 मिनट में मजे में खत्म कर देते हैं। तो अगर अभी आपको कोई और भी चैप्टर देखना हो तो जाके जरूर देखना, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर को खत्म करते हैं। प्रभाकर एक लड़का है, ठीक है। प्रभाकर एक बार गया ब्लैक स्मिथ के शॉप पे। ब्लैक स्मिथ कौन होता है बच्चों? लोहार होता है, जो लोहे की चीजें बनाता है। उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो स्मिथ है, मतलब लोहार है लोकल शॉप पे, वो क्या था, एक तो उसने स्मॉल बेंच पे देखा आयरन के जो टूल्स हैं, लोहे से बने औजार हैं, जैसे कि एक्स, सिकल। सिकल क्या होता है? जिससे आप अपना कुछ, देखो मैं बताता हूँ। सिकल यानी कि ऐसा करके आपने वो देखा ना, जिससे कुछ खेती वगैरह में जो काम आता है, जो आप साउथ इंडियन फिल्मों में देखा होगा, हाथ में लेके हसिया, नाम आ गया याद, हसिया कहते हैं ना, उसे ही सिकल कहते हैं। तो वो रखे हुए थे जो कि बेचने के लिए थे, मतलब हम खरीद सकते थे उनको। उसने देखा एक ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, एक बहुत मतलब आग जल रही थी, और उस आग में दो लोग लोहे को, रखा हुआ लोहे को बीट कर रहे थे, यानी उसको मार रहे थे और उसको कुछ एक शेप दे रहे थे। तो इसी तरीके से तो लोहे की चीजें बनती हैं। वो उसमें बहुत आवाज आ रही थी, वो बहुत गर्म था, बट स्टिल उसको देख के ना बड़ा मजा आ रहा था, फैसिनेटिंग था। तो चलो अब एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग करेंगे आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर से। तो देखो, जब भाई ये सब हो रहा था, हिस्ट्री हमारी डेवलप हो रही थी, मॉडर्न डायनेस्टी खत्म हो गई थी, उसके बाद जानते हैं कि मतलब हम उससे पहले भी शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली हम शुरुआत से शुरू करेंगे कि कैसे हमने आयरन टूल्स का यूज करना शुरू किया। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में आयरन प्लोशेयर कैसे यूज होने शुरू हो गए थे, तो वो भी इस चैप्टर में हम रिलेट करेंगे। ये सारी चीजें हम मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। We often take the use of iron for granted today. Things made of iron and steel are a part of our daily lives. आज के टाइम पे ना आयरन के यूज को हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब आयरन हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज है, लोहा ही तो है, लोहा तो लोहा है, उसमें क्या सोचना। बट अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो आपकी लाइफ में आयरन का एक बहुत बड़ा रोल है। आप जिस घर में बैठे हो वो आयरन से बना हुआ है, मतलब ईंटों से बना है, बट उसके अंदर आयरन की सरिया होती है। आप जिस साइकिल को यूज करते हो उसमें आयरन है। मतलब अपने आसपास देखो कितना ज्यादा आयरन यूज हुआ है, और आयरन आपकी लाइफ में कितना यूजफुल है। द यूज ऑफ आयरन बिगैन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। कब से शुरू हुआ था आयरन का यूज? 3000 ईयर्स अगो से, मतलब 3000 साल हो गए हमें आयरन यूज करते हुए। Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalith burials about which you read in chapter 5. Chapter 5 में आपने मेगालिथ बरियल पढ़े थे, मतलब कैसे लोगों को एक स्पेशल जगह पे गाड़ा जाता था, तो उसके साथ साथ अंदर क्या थे, वेपन्स को भी गाड़ दिया जाता था। तो वहां पे आपने पढ़ा था आयरन के बारे में। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, यानी कि पहले 3000 साल पहले से शुरू हुआ, फिर लगभग 500 साल बाद उसके देर इज एन एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। दीज इंक्लूड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लोशेयर। एज वी हैड सीन इन चैप्टर 6, द प्लोशेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। तो देखो 2500 साल पहले हमें क्या एविडेंस मिले कि आयरन का यूज काफी बढ़ गया। क्यों? आयरन एक बहुत ही सख्त चीज थी और उसको हम अपने हिसाब से किसी भी शेप में ढाल सकते थे, ये आयरन की खास बात थी। तो पहले उससे हमने क्या बनाई, कुल्हाड़ियां बनाई कुछ इस तरीके की, और उसको हमने अलग एक लकड़ी से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बांध दिया। तो ये बड़ी काम की चीज थी, इससे आप जो जाओ फटाफट कट जाता था, या जानवर मारने में आसानी होती थी, जंगल साफ करने में आसानी होती थी। आयरन प्लोशेयर जब बने, यानी कि लोहे के हल, उससे मिट्टी खोदना बड़ा आसान हो गया, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो था वो काफी बढ़ गया, ठीक है। तो आयरन का यूज हमें समझ में आया। अब बात करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के और क्या तरीके थे। एक तो था आपका आयरन प्लोशेयर यूज करना, अब दूसरा तरीका था इरिगेशन। भैया इरिगेशन क्या होता है? देख वैसे तो तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो कोई भी खेत होता है ना, खेत को, कोई भी प्लांट को उगने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो खेत में भी तो प्लांट्स ही हैं, तो उसको भी पानी चाहिए। तो बस एक खेत में किस तरीके से आप पानी को पहुंचा रहे हो, ठीक है, किस तरीके से, उसी को कहते हैं इरिगेशन सिस्टम। यानी कि खेत में पानी पहुंचाना इज इक्वल टू इरिगेशन। क्लियर? द किंग्स एंड द किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड
नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेज। अब जो भी आपने राजा महाराजा के बारे में पढ़ा, किंगडम्स के बारे में पढ़ा, वो कभी भी नहीं एग्जिस्ट कर पाते अगर वहाँ के जो लोग हैं या कि वहाँ के जो विलेजेस हैं वो फ्लरिश नहीं करते, वो सपोर्ट नहीं करते, यानी कि वहाँ का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज द प्रोडक्शन, इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज्ड। अब देखो ट्रांसप्लांटेशन क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। होता क्या था, या तो आप एक बीज होता है, बीज को आप जाके सीधे ऐसे ही अपने पूरे खेत में बिखेर दो, पूरे खेत में डाल दो और कहीं कहीं उससे आपकी प्लांटेशन निकल आएगी। बट ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम होता है जिसमें आप क्या करते हो, पहले बीज को थोड़ा थोड़ा उगाते हो, मतलब घर पे ही उसको स्प्राउट करते हो थोड़ा सा, और उसके बाद उसे एक पर्टिकुलर जगह पे जाके मतलब उसको उसके बाद जमीन में गाड़ देते हो। तो इसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन बढ़ गई। इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड, इरिगेशन यानी कि पानी पहुंचाना। इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल, टैंक, आर्टिफिशियल लेक। तो उस समय इरिगेशन सिस्टम के क्या क्या तरीके थे, कैनाल थे, पानी पहुंचाने का कैनाल होता है ना, कुआं थे, वेल, टैंक यानी कि पानी इकट्ठा करना, आर्टिफिशियल लेक यानी कि गड्ढा, जमीन में गड्ढा करके वहां पानी भर दिया जाता था और आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती थी और फिर उसी पानी को यूज किया जाता था अपने खेत तक पहुंचाने के लिए। If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. जैसे कि यहाँ पे दे रखा, अभी हम पढ़ेंगे। Fill the rest, अब हम fill will कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या था देखो, पहला किंग्स नीड मनी फॉर आर्मी प्लेसेस फोर्ट, क्या है ये, दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर। तो इस एक्टिविटी में आपको एक्चुअली करना क्या है, ये जो फ्रेजेस दे रखे हैं ना आपको, इन फ्रेजेस से इनको बॉक्स को भरना है। तो स्टोरी की तरह समझ लो। होता क्या है, पहला स्टेप है किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज एंड प्लेसेस, पैलेसेस, फोर्ट्स, यानी कि एक राजा को पैसे चाहिए अपनी आर्मी के लिए, अपने महल के लिए, अपने किलों के लिए। ठीक है, तो वो सेकंड पार्ट क्या है, दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर, तो वो क्या करेगा, लोगों से, फार्मर्स से टैक्स मांगेगा। अब थर्ड आगे क्या हो सकता है, थर्ड क्या होगा, जिसके लिए फार्मर हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। तो ये हो गया आपका थर्ड कि फार्मर्स को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो टैक्स पे कर पाए। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन, तो इसके लिए इरिगेशन चाहिए होगा। इरिगेशन कौन करेगा, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क, जो राजा होते हैं वही मनी प्रोवाइड करते हैं और इरिगेशन का सिस्टम तैयार करते हैं। इरिगेशन हो गया, इससे क्या होगा, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय पीपल, अगला स्टेप जो लेबर है वो लोग देंगे। ठीक है, लोग अपना किसानी करेंगे, इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और रेवेन्यू बढ़ गया तो फार्मर ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, तो फार्मर्स का भी काफी बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर, चलो तो अब हम अगले पार्ट पे आ रहे हैं जो कि है हु लिव्ड इन द विलेजेस, यानी कि लोग गांव में कौन कौन तरीके के लोग रहते थे इसके बारे में जानते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ओके, देयर वर एटलीस्ट 3 different kinds of people living in the most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. 3 अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे। At least 3 different kinds of people. In the Tamil region, large landowners were known as villalar. तो देखो आपके जो तमिल रीजन था उसमें लार्ज लैंड ओनर, बहुत जमीन होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, वेल्लार। ठीक है, ऑर्डिनरी प्लोमेन वर नोन एज उशावर, ऑर्डिनरी जो प्लोमेन थे यानी कि जो आम मतलब किसान टाइप थे उन्हें क्या कहा जाता था, उजावार। एंड लैंडलेस लेबर यानी कि जिनके पास कोई जमीन नहीं थी और वो दूसरों के यहाँ नौकर की तरह काम करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, कड़ाईसियार एंड अदिमाई, कड़ाईसियार एंड अदिमाई। तो ये तो था साउथ का हिसाब किताब। अब हम देखते हैं नॉर्थ का। इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज ग्राम भोजका। आपके नॉर्थ पार्ट में जो विलेज का हेडमैन था यानी कि एकदम विलेज का सबसे मेन आदमी था, उसे कहते थे ग्राम भोजका, ग्राम भोजका। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन ऑफ जनरेशन, यानी कि ये जो पोजीशन थी ये आपकी कैसी थी, हेरिडेटरी थी, यानी कि इसका बेटा बनेगा ये, फिर इसका बेटा बनेगा, ऐसा उस समय होता था। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडेटरी, जैसे मैंने आपको बता दिया। द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, और ज्यादातर लैंड ओनर जो सबसे बड़े जिसके पास जमीन होती थी वही क्या बनता था, ग्राम भोजका होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड, उसके पास हमेशा बहुत सारे नौकर होते थे जो उसके लिए काम करते थे उसकी जमीन पर। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. आपने पंच का नाम सुना है? पंच, आजकल पंचायत होती है तो उसमें पंच होते हैं। पंच का क्या काम होता है, वो गांव का मेन होता है, मतलब कोई गांव में कोई दिक्कत होती है सब उसी से होता है।
ठीक है। तो बस उस समय ये पंच सिस्टम था। होता क्या था, गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है उसको हम मुखिया मान लेते थे। ये गांव का मुखिया है, उसके कई काम होते थे। पहला काम होता था कि राजा को टैक्स कलेक्ट करना है तो राजा उससे बोल देता था और वो बाकी सबसे टैक्स कलेक्ट करके राजा तक पहुंचा देता था, अपना टैक्स भी जोड़ के उसमें। दूसरा, कई बार गांव में कोई लड़ाई हो जाती थी तो जज का काम वही करता था, मतलब लड़ाई उसके पास आती थी और वो बताता था कि कौन सही है कौन गलत है, यानी किसको क्या सजा। और कई बार एज अ पुलिसमैन, यानी कि किसी को अगर पनिशमेंट देनी हो, गांव से निकालना हो, कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो वो गांव से निकाल भी देता था और पनिशमेंट दे देता था। तो इससे आपको क्या पता चला, ग्राम भोज का यानी कि गांव का मुखिया। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिस, यानी कि उसके अलावा भी वो लोग जिनके पास अपनी जमीन थी पर इतनी ज्यादा नहीं, उन्हें क्या कहा जाता था, गृहपति। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर, जिसमें से ज्यादातर लोग क्या थे, छोटे छोटे लैंड ओनर। एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज द दास एंड कर्मकरा, ठीक है, कर्मकरा जैसे कि स्लेव, जो कि उसके अंडर में काम करते थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और वो जिंदगी जीने के लिए अपनी दूसरों के फील्ड पे काम करते थे। In most villages, there were also some craft persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver. ज़्यादातर गांव में क्या थे, ऐसे क्राफ्ट पर्सन भी थे, यानी कि लोहार जो मिट्टी के घड़े बनाता है, पॉटर, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, वीवर यानी कि जो सिलाई कढ़ाई करते हैं। अब बात करते हैं द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। Some of the earliest works in Tamil, known as Sangam literature, were composed around 2300 years ago. हम बात करें तमिल में, सबसे पहले हमें आर्ट के क्या रिकॉर्ड्स मिले हैं, तो संगम लिटरेचर हमें सबसे पुरानी मिलती है तमिल की। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as संगम। इन्हें कहा जाता है संगम टेक्स्ट, क्यों? क्योंकि इनको इकट्ठा करा गया, कंपाइल करा गया असेंबलीज में, जिन्हें संगम कहा जाता है। ऑफ पोएट्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई, मदुराई के जो पोएट थे जिन्होंने क्या लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, उनको इकट्ठा करके एक लिटरेचर बना दी गई उनकी, जिसको क्या नाम दिया गया, संगम लिटरेचर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। चलो, You may have heard about the Jatakas. जटका टेल का नाम सुना है ना, जटका की कहानियां होती है। These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. हुआ क्या था, जटका टेल्स बड़ी फेमस किताब आती है और कहानियां हैं बहुत सारी फेमस, जैसे चंपक की कहानियां, ऐसी जटका टेल्स होती हैं। आपको पता नहीं आपकी जनरेशन ने सुनी हो नहीं सुनी हो, बट आज से आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो उनको 101% पता होगा जटका टेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये कैसी कहानियां थी जो आम लोगों ने अपने बच्चों को सुना दी या मतलब फेमस हो गई, ठीक है। और उसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो कि काफी पढ़ने लिखने में थे, जिनका काम था, तो उन्होंने इनको क्या करा, बुक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हियर इज अ पार्ट ऑफ जटका स्टोरी व्हिच टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकेम रिच। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी है द क्लेवर पुअर मैन की, जो कि एक जटका टेल्स है, जो कि आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप इसे खुद पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। We can use other kinds of evidence to find out about life in some of these early cities. तो इसके अलावा भी, ये तो जटका कहानियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंस है जिससे हमें पता चल सकता है गांव, मतलब उस समय के शहरों की लाइफ के बारे में। Sculptors carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. तो वहाँ के जो स्कल्प्टर थे, जो कि क्या बनाते हैं, आपकी मूर्तियां बनाते हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी ऐसी चीजें बना रखी हैं जिससे आपको लोगों की जिंदगी के बारे में पता चलता है। Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of building that were visited by people. तो ये कहाँ पे सजावट की जाती है, रेलिंग्स पे, पिलर्स पे, गेटवेज पे, जहाँ पे लोग घूमने आते हो, इस तरीके से। ये क्या है, आपका एक स्कल्पचर है जो कि सांची स्तूपा सुना है, दिस इज अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची, अ साइट विद स्तूपास इन मध्य प्रदेश की एक जगह है जहाँ पे आप देख सकते हो कैसे स्कल्पचर तैयार किया जा रहा है। Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajanpads that you learnt about in chapter 6. Chapter 6 में हमने पढ़ा था, बहुत बड़े जब बहुत बड़ा किंगडम हो जाता है उसको कहते हैं महाजनपद। तो महाजनपद के जो बहुत सारे जितने मेन सिटीज थे वो सब किसी न किसी के महाजनपद के कैपिटल हुआ करते थे। As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification wall. हमने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, कि पहले राजा लोग क्या करते थे, अपने जो भी महाजनपद होता था या जो भी शहर होता था उसकी फोर्टिफिकेशन करा लेते थे, यानी कि उसके आसपास बहुत ऊंची बड़ी मोटी दीवारें खड़ी कर लेते थे ताकि वो पूरा उनका राज्य हो जाए।
In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged on one on top of the other. These are known as ring wells. These seem to have been used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps. These ring wells are usually found in individual houses. तो क्या है, उनको क्या मिली है, रिंग वेल्स मिले हैं, यानी कि ऐसे जमीन के अंदर रिंग जैसे गड्ढे गड्ढे बना दिए जाते हैं जिसमें आप अंदर आराम से जा सकते हो, सीढ़ियों की तरह होते हैं वो, और वो किसी न किसी काम, टॉयलेट्स के काम आ सकते हैं, किसके गार्बेज यानी कूड़ा वूड़ा फेंकने के काम आ सकते हैं, वो किसी भी ऐसे आम लोगों के घरों में वो मिला करते थे. ओके, वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. हमारे पास बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर क्या बचे हैं, पैलेसेस के रिमेन्स, मार्केट के, उस समय के होम, लोगों के घरों के. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. और क्या पता, शायद आज तक कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को ना मिले और अब मिल जाएं. Others made of wood, mud, brick and thatch may not have been survived. क्योंकि उस समय के ज़्यादातर जो घर थे ना, वो वुड के, मड ब्रिक यानी कि मिट्टी की ईंटें, थैच के यानी कि घास फूस, इन सब से बने होते थे. तो वो भाई कैसे इतने 1000 साल टिक जाएंगे, समझे? तो इसीलिए वो सब क्या हो गए, वैनिश हो गए. Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. तो एक दूसरा तरीका क्या है इन शहरों के बारे में जानने का, कि जो भी सेलर लोग यानी कि बाहर देश से या अलग अलग जगह से जो कहीं जाता था, वो लोग क्या करते थे, उनके ऊपर अपनी किताबें या अपने कुछ लिखते थे जो कि आज तक हमें मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है. जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे मेगास्थनीज ने, मतलब सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था और उसने एक अकाउंट लिखा था किसके बारे में, कि मौर्यन एम्पायर में सब कुछ कैसा होता है. वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट्स दैट हैज बीन फाउंड वाज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर. तो एक बहुत फेमस और मोस्ट डिटेल्ड यानी कि सबसे ज़्यादा डिटेल में जो अकाउंट यानी कि किताब हमको मिली है, वो मिली है एक अननोन ग्रीक सेलर से. यानी हमें नाम नहीं पता कि वो कौन था ग्रीक सेलर. ग्रीक था वो बंदा, इंडिया में आया था, उसने इंडिया के बारे में लिखा और फिर वो चला गया. He described all the ports he visited. जिस पोर्ट यानी कि सी, जहाँ पे आपका पोर्ट यानी कि जहाँ पे शिप जाती है, वहाँ पे जहाँ जहाँ वो गया उसने सबके बारे में लिखा. उससे पहले कह रहे हैं फाइंड भरूच ऑन मैप 7 एंड देन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी. भरूच एक सिटी है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको उस बंदे ने लिखा था, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. आप पूरा ये पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा भरूच शहर के बारे में. ठीक है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस पॉइंट से, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं हम कॉइन्स के बारे में. ठीक है, अब कॉइन्स इस चैप्टर का मैंने आपको पहले ही बताया, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बेहद ज़्यादा है. You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page 90. Archaeologists have found several thousand of coins belonging to this period. सिंपल सी बात है, आज भी जिसके पास जितनी ज़्यादा करेंसी है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, वो क्या है, उतना ज़्यादा रिच है. तो उस समय करेंसी के नाम पे क्या चलता था, कॉइन्स चलते थे ना, कॉइन्स. तो भैया जब कॉइन्स जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा रिच हो जाएगा. द अर्लीस्ट कॉइन विच वर यूज for about 500 years were punch marked coins such as the one shown below. पंच मार्क्स कॉइन क्या होते थे, सिंपल सी बात है, ये क्या है, यहाँ पे एक सिंपल स्टील का या किसी भी मेटल का एक वो है, इस पे एक ऐसी वो तैयार करी जाती थी प्रेस, जिसमें नीचे डिजाइन बनी होती थी, वो इस पूरे प्लेन वाली पे पंच कर दी जाती थी, जिससे कुछ इस तरीके का डिजाइन बन के आ जाता था. तो उसे क्या कहते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स. They have been given the name because the design were punched on the metal. जो मेटल ज़्यादातर क्या होता था, या तो सिल्वर होता था या कॉपर होता था. क्लियर हो गया बच्चा पार्टी. और मीन्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि उस समय क्या था, ये भी आप पढ़ सकते हो. संगम कलेक्शन के बारे में दे रखा है, एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर. यानी कि उस समय बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम के बारे में शायद आपने पढ़ा हो. बार्टर सिस्टम यानी कि किसी भी चीज़ के बदले आप किसी भी चीज़, यानी कि कोई करेंसी नहीं चलती थी. आप जाओ उसको गेहूं दे दो, गेहूं के बदले नमक ले लो. आप जाओ किसी को दुकानदार को कुछ चावल दे दो, चावल के बदले कुछ और ले लो. तो ये होता था बार्टर सिस्टम. सिटीज़ विद मैनी फंक्शन. अब हम बात करते हैं सिटीज़ में उस समय क्या क्या चीज़ें होती थी. वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन. लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा. अब देखो, आप आज देखो, आज के टाइम पे आपको पता है दिल्ली हमारे यहाँ का कैपिटल है इंडिया का. तो दिल्ली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरे देश के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो कैपिटल है. उसी तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं मथुरा के बारे में. मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट. थोड़ा जूम कर लेते हैं. यस, मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स. देखो, मथुरा में हमारे श्री कृष्ण जी थे, मे बी उस वजह से या जो भी रीज़न हो, बट मथुरा एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट रहा है, मतलब हमेशा से वहाँ लोग रहे हैं. इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द
क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड। अब ये एक ऐसी जगह था जहाँ से दो क्रॉस रोड यानी कि ऐसी क्रॉस रोड के बीच में ये पड़ता था, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ साउथ टू द साउथ। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी। इस शहर के चारों तरफ क्या थे? फोर्टिफिकेशंस यानी कि दीवारें खड़ी हुई थी। एंड सेवरल श्राइन्स यानी कि बहुत सी पूजा, जहाँ पे पूजा करने हम जाते हैं ना वो। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। आसपास के फार्मर और हर्डर्स थे जिनका काम था शहर में खाने की जो पूर्ति है उसको पूरा करना, यानी कि वहीं पे ये किसान थे, यही वहाँ पे सब्जी वगैरह बेचते थे, लोग सब्जी इन्हीं से लेते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। मथुरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्सट्रीमली फाइन, बहुत अच्छा स्कल्पचर भी मिले हैं। अराउंड 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले, मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशन्स। कुशन्स क्या है? ये भी डायनेस्टी है, एक किंगडम है, जहाँ पे आपका मथुरा जिनका कैपिटल था। अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 10, जिनके बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर। उसके अलावा भी मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था। कैसे? देयर वर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैन श्राइन, एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। देखो किस किस लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थे, तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क थे। जैन की श्राइन्स थी, वहाँ तो जैन लोग भी थे। एंड वो इंपॉर्टेंट तो था ही क्योंकि वहाँ पे श्री कृष्ण, आपके वो श्री कृष्ण का सबसे बर्थ, मतलब वही जगह थी जहाँ श्री कृष्ण थे, तो इसीलिए वो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। Several inscriptions on surfaces such as stone slab and statues have been found in Mathura. बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं, स्कल्पचर, जहाँ पे स्टोन स्लैब, स्टैचूज मिले हैं मथुरा में। Generally, these are short inscription recording gifts made by men एंड समटाइम वुमेन टू मोनास्ट्रीज एंड श्राइन। ज़्यादातर ये क्या है? शॉर्ट, छोटी छोटी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि पत्थर पे लिखी हुई हैं, जो कि गिफ्ट्स हैं जो कि लोग क्या करते थे, मोनास्ट्रीज को या फिर मंदिरों में दे जाया करते थे एज अ दान। दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। ये किन किन की तरफ से थे? राजा हो गए, रानियां हो गई, ऑफिसर हो गए। ऑफिसर कौन? एयरफोर्स नेवी वाले नहीं, जो राजा के अंडर में ऑफिसर लोग थे। मर्चेंट्स, बड़े बिजनेसमैन, क्राफ्टमैन, ये लोग आके दान दे जाया करते थे। फॉर इंस्टेंस, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूम। मथुरा के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मथुरा में ये सब तरीके के लोग रहा करते थे। अब बात करते हैं क्राफ्ट्स की और क्राफ्ट बनाने वालों की। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। ऑफकोर्स हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल यानी कि ज़मीन में खुद ही मिली हैं क्राफ्ट्स की। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बहुत अच्छी बारीक करी हुई नक्काशी पॉटरी, यानी कि जिसमें हम क्या बनाते हैं? मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं। नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part. तो इसका नाम कैसे रखा गया? क्यों? क्योंकि पहला तो ये नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है। इट इज़ यूजुअली ब्लैक कलर में होता है और इसके ऊपर फाइन शीन होती है, यानी कि बहुत ही चमक होती है। Remember that the archaeological evidence for many crafts may have not survived. भाई सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें हमें मिली हैं तो इसका मतलब ऐसी भी तो होगा ना, बहुत सी चीज़ें हमको नहीं भी मिली होंगी जो कि सर्वाइव नहीं करी होंगी, मिट्टी में खत्म हो गई होंगी। We know from text that the manufacture of cloth was important. हमको जो इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हैं उससे हमें ये तो पता है कि उस समय के लोग जो थे वो क्लोथ बनाते थे और उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट थी। There were famous centers such as Varanasi in north and Mathura in the south. Both men and women worked in these centers. कपड़ों के लिए इंडिया में दो जगह पहले फेमस हुआ करती थी, एक तो वाराणसी जो कि नॉर्थ में पड़ता है आपका, और मदुराई जो कि साउथ में पड़ता है। Many craft persons and merchants now formed associations known as shrines. अब उस समय धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो जो क्राफ्ट पर्सन यानी कि ऐसे जो भी काम करते थे उन्होंने अपनी एसोसिएशन ही बना ली, यानी कि ग्रुप बना लिए काम करने के। श्रेणीज कहा जाता है जिन्हें। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में श्रेणी पढ़ रहा हूँ पर इसे कहते हैं श्रेणी। कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। श्रेणी की मतलब हमारी ये कैटेगरी है, एक तरीके से कैटेगरी कहते हैं वो वाला श्रेणी। These श्रेणीज of craft person provided training, procured raw material and distributed the finished product. इन्हीं का क्या काम था कि ये आपकी ट्रेनिंग देते थे पहले तो लोगों को, रॉ मटेरियल भी ये प्रोवाइड करते थे, डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद दुकानों तक, लोगों तक। Then श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और बिजनेस भी ये ऑर्गेनाइज करते थे। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स where rich men and women deposited money. धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करा?
ये ग्रुप ऑफ पीपल थे ना, इन्होंने अपनी बैंक तक बना ली। बैंक यानी कि ऐसे बैंक उन्हें नहीं पता था क्या होता है, बस वो क्या करते थे, जो अमीर लोग थे उनके पास जाते थे और ये उनका पैसा संभाल के रखते थे। This was invested and part of the interest was returned to used or to support religious institutions such as monastery। और ये इसके अलावा इंटरेस्ट भी देते थे, यानी कि आपने पैसा इनको दे दिया, अब उस पैसे पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट यानी कि आपने किसी को पैसा दिया, उस पैसे को रखने से वो बंदा अपना कुछ काम कर रहा है, उससे पैसे कमा रहा है और वो पैसे का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको वो देता जा रहा है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका क्या होता था, मोनास्ट्रीज में ये काम चलता था। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ये भी आप अपना खुद पढ़ेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। अब हम पढ़ते हैं अ क्लोजर लुक एट अरिकामेडू। अरिकामेडू क्या है, एक शहर है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके किस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फाइंड अरिकामेडू, पौंडीचेरी में एक जगह है, ठीक है, जो आप ढूंढ सकते हैं। एंड रेड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 96 बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो। इस टाइम पे ये जो जगह थी बड़ी फेमस हुई। अरिकामेडू वाज कोस्टल सेटलमेंट। कोस्टल सेटलमेंट आपको पता है ना, जैसे ये आपका इंडिया ऐसे, तो इधर पूरा सी है, तो इस तरफ जो कुछ इस तरीके के जो सेटलमेंट होते हैं जिसमें एक तरफ कोस्ट होता है उसे कहते हैं कोस्टल सेटलमेंट। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी। वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, बहुत दूर दूर से लोग आते थे, अपना सामान यहाँ पे रखते थे। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वाज फाउंड एट द साइट। एक बहुत ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस यानी कि जहाँ पे सामान रखने की जो जगह होती है वो यहाँ पे मिली है, उसके ट्रेसेस मिले हैं यानी कि उसकी बची हुई चीज़ें। अदर फाइंड इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन सच एज एमोफेयर। तो और उस जगह पे क्या क्या मिला है आपको, एक तो पॉटरी मिली है, जो कि पॉटरी यानी कि बहुत अच्छी अच्छी मिट्टी से बनी चीज़ें, जैसे कि एम्फोरे। पता नहीं मैंने पहले क्या ही बोल दिया था। एम्फोरे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके का, अगर आपने थोड़ी बाहुबली पिक्चर अच्छे से देखी तो आपको याद हो, कुछ इस तरीके के मिट्टी के पिक्चर होते हैं, ये पकड़ने के दो तरफ स्टैंड होते हैं, ठीक है, और इसमें आप कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड यानी कि लाल मतलब एकदम गरम, ग्लेज यानी कि चमकती हुई पॉटरी, नोन एज एरेटिन वेयर। एरेटिन वेयर, एरेटिन क्या एक जगह है इटली में जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। वेट क्ले, एक स्टैम्प्ड मोल्ड क्या होता है पहले तो आप ये समझो। मोल्ड यानी कि कोई भी चीज़ जो शेप बनाती है, तो हमने क्या करा, एक लोहे की चीज़ ली, ठीक है, और आपने क्ले के डब्बे देखे, क्ले के जो डब्बे आते हैं उस पर ऊपर एक डिज़ाइन बनी होती है, जिस पे आप क्ले को दबाओ तो वो डिज़ाइन उसमें छप जाती है, तो उसे एक मोल्ड कहते हैं। तो उसी तरीके से लोहे पे ये डिज़ाइन बना ली जाती थी, उस पर गीली क्ले को दबा दिया जाता था जिससे वो डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती थी, तो उसे क्या कहते हैं, आपकी रेड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी। There was yet another kind of pottery which was made locally through Roman designers were used. Roman lamps, glassware and gems have also been found at this site. अब अरिकामेडू में, क्योंकि मैंने आपको बताया अरिकामेडू फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे देश की चीज़ें नहीं, और रोमन की, इटली की, इतनी दूर दूर की चीज़ें मिली है। इससे पता चलता है कि पहले लोग ट्रैवल करके हमारे यहाँ आते थे इस जगह पे और वहाँ पे अपना एक्सचेंज करते थे चीज़ों का और बिजनेस करते थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया अरिकामेडू। Small tanks have been found that were probably dyeing vats used to dye cloth. टैंक मिले छोटे 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 टैंक, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि किस लिए काम आते होंगे, डाइंग वैट्स यानी कपड़ों को आपके डाई करने के लिए। डाई क्या होता है, कलर होता है, उसमें कुछ भी भिगा दो और वो पूरा आपका क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फॉर सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास। तो सेमी प्रेशियस स्टोन्स यानी कि एक तो होते हैं आपके हीरा चांदी, ये नहीं, इनके अलावा जो सेमी प्रेशियस थोड़े कम प्रेशियस होते हैं उनसे जो बीड्स बनाए जाते हैं सुंदर सुंदर मोती वगैरह, उसके भी बहुत एविडेंस यहाँ मिले हैं। तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एल्सवेयर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि एकदम चैप्टर खत्म हो जाए। रोम के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द यूरोप एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन गंगा वैली। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और ये लगभग उस टाइम पे डेवलप हुआ था जब हमारे इंडिया में गंगा के टाइम पे गंगा वैली डेवलप हो रही थी। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, और उनमें से रोम क्या था, एक बहुत बड़े कैपिटल का एम्पायर का कैपिटल भी था। वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। इतना बड़ा एम्पायर था जो कि लगभग कितना फैला हुआ था, यूरोप पे, नॉर्थ अफ्रीका पे और वेस्ट एशिया पे। Augustus, one of the most important emperors who ruled about 2000 years ago, said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble. तो वहाँ का जो रूलर था जिसका नाम क्या था, ऑगस्टस,
जो इसने लगभग आज से 2000 साल पहले वहां राज किया था, उसने क्या कहा था, मैंने रोम को ढूंढा, वो क्या था, एक ईंटों का शहर था, और मैंने उसे किसका शहर बना दिया, मार्बल का। मार्बल यानी कि और भी अच्छा, जो टाइल्स होते हैं ना मार्बल वाले, उसका, यानी कि मैंने रोम को और सुंदर कर दिया, ये वो कहता था। He and later rulers built temples and palaces. उसके और उसके बाद आने वाले लोगों ने वहाँ पे क्या क्या बनाए, वहाँ पे टेम्पल्स बनाए, महल बनाए, उन्होंने उसके साथ साथ एम्पी थिएटर्स भी बनाए। एम्पी थिएटर्स क्या होते हैं, ओपन अरीना सराउंडेड बाय tiers of seat where citizens could watch all kinds of shows and public baths with separate timing for men and women, where people met and relaxed. Huge aqueducts channel to supply water were built to bring water to the city for the bath, fountain, toilets. चलो समझते हैं, पहले तो एम्पी थिएटर समझो। एम्पी थिएटर बस कुछ नहीं होता था, आपने फिल्मों में खूब देखे होंगे, ये बीच में अरीना होती है, यहाँ पे लोग लड़ते हैं, यहाँ पे गोल गोल ऐसी सीटें होती हैं, जैसे आप बिल्कुल आईपीएल के स्टेडियम नहीं होते हैं, कोलोजियम देखा है, कोलोजियम, या फिर थॉर रैग्नारॉक तो देखी होगी, उसमें जहाँ पे वो जो लड़ाई होती है किसकी, थॉर की विद हल्क से, तो वो क्या था, वो एक एम्पी थिएटर था, तो उसे कहते हैं एम्पी थिएटर। इससे बढ़िया मैं तुम्हें एग्जांपल ही दे सकता, ठीक है। और एक्वेडक्ट्स, यहाँ पे एक्वेडक्ट्स कैसी जगह थी, जहाँ से वाटर सप्लाई होता था पूरे आपके रोम के शहरों में, ठीक है। सो दैट्स इट, इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर, जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो खत्म कर ली विदाउट एनी फालतू का ज्ञान, ठीक है। मुझे पढ़ा के बहुत मजा आया, आपको पढ़ के कैसा लगा, क्या करें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, ताकि मुझे भी पता चल जाए, मैं भी खुश हो जाऊं। और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, ठीक है। और भी मेरे साथ चैप्टर पढ़ना है, मिलजुल के मस्ती से पढ़ाई करनी है, तो क्या करो, चैनल का पार्ट बन जाओ, सब्सक्राइब बटन दबा के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पढ़ते रहिए।